हेलो क्लास 8 कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नेम है रूलिंग द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखो, सबसे पहले प्रश्न आते हैं आपके पास प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत। यहाँ पर है पाठ्य पुस्तक से, यानी कि ये आपके कुछ बुक के अंतर्गत के यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर पहला है फिर से याद करें के अंतर्गत निम्नलिखित के जोड़े बनाए, यानी कि एक तरह से आपको मैच द फॉलोइंग दी गई। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन है और उत्तर हम सीधा देखते हैं यहाँ पर कि कौन सा आपको किससे मिलाना है। तो यहाँ पर आप देखो रॉयल है, यहाँ पर किसान, तो यहाँ पर रैयल है, यहाँ पर किसान, फिर है महाल यानी कि ग्राम समूह, फिर है निज यानी कि यहाँ पर है बंगाल नहीं बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, फिर उसके बाद यहाँ पर फोर्थ है रैयती यानी कि रैयतों में ज़मीन पर खेती। उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न 2 है रिक्त स्थान भरे। तो रिक्त स्थान भरे के अंतर्गत आपके पास है पहला यहाँ पर यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो अब जो यूरोप में जो वुड उत्पादक थे उनको किस चीज़ से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था, वो है आपके पास यहाँ पर नील। फिर यहाँ पर खौ देखते हैं हम, यहाँ पर 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन ने नील की मांग डैश के कारण बढ़ाने लगी। तो किसके कारण? औद्योगिकरण के कारण। फिर उसके बाद यहाँ पर गौ देखते हैं। गौ है यहाँ पर डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो किस चीज़ की खोज से? यहाँ पर है यहाँ पर कृत्रिम रंग यानी कि जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर नील की खेती पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। फिर घ है यहाँ पर चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। किस चीज़ के खिलाफ था चंपारण आंदोलन? ये आपका नील बागान मालिकों के खिलाफ था ये चंपारण आंदोलन। फिर उसके बाद है आइए विचार करें के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न 3 है स्थायी बंदोबस्त में मुख्य पहलुओं का वर्णन दीजिए। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त में मुख्य पहलुओं का यहाँ पर वर्णन है। पहला यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस और ने क्या किया था 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखो आंसर आपको दिया गया है। पहला यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड, अच्छा यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। फिर अगला है यहाँ पर जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। तीसरा है ज़मीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। फिर चौथा यहाँ पर किसानों से भूमि संबंधी कुछ यहाँ पर अधिकार छीन लिए गए जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। ठीक है, अब जो जमींदार थे उनके दया पर निर्भर हो गए और वे अपनी ही ज़मीन पर क्या करने लगे, मजदूरों की तरह काम करने लगे जमींदारों के कारण। फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पर है महालवारी, यहाँ पर है महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसी थी, कैसे अलग थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। पहला यहाँ पर महालवारी व्यवस्था, तो यहाँ पर आप लिखोगे बंगाल, ठीक है, प्रेसिडेंसी के उत्तर यहाँ पर है पश्चिमी के लिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी के लिए यहाँ पर है होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने एक नई व्यवस्था 1800 यहाँ पर है 22 में तैयार की गई। इस व्यवस्था के अनुसार, तो यहाँ पर आप देखो इस व्यवस्था के अनुसार क्या किया गया है। पहला कुछ यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर है गांव के एक एक खेत के यहाँ पर अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। फिर उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर है इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। फिर यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारी, ठीक है, जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। तो यहाँ पर ये जो काम थे आप देखो। फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था यानी कि लॉर्ड यहाँ पर कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की। और यहाँ पर इसके यहाँ पर वो देखो कि क्या था इसके अंतर्गत राजाओं को यहाँ पर है तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। खेत के यहाँ पर हिसाब से राजस्व निश्चित किया गया। दूसरा पॉइंट आप देखो ज़मीन की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई और इस राशि में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर तीसरा पॉइंट आप देखो राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारों को दिया गया। ठीक है, जो जमींदार होते थे उनको दिया गया। फिर आप प्रश्न 5 देखो, यहाँ पर राजस्व निर्धारण की नई यहाँ पर है मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। तो अभी आपको यहाँ पर 2 समस्याएं बतानी है। उत्तर देखो आप, मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं। तो यहाँ पर आप इसका पहला पॉइंट देखो, यहाँ पर है ज़मीन से, ठीक है, होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया गया
किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। फिर दूसरा है यहाँ पर मुनरो व्यवस्था से क्या हुआ, अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील, यहाँ पर उद्यमशील है, ठीक है, ये किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न 6 है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। जो रैयत थे वो नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। यहाँ पर आप देखो रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण, पहला यहाँ पर किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। तो यहाँ पर आगे देखो आप, परंतु फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र यहाँ पर लिखो, यहाँ पर आपका आएगा चक्कर में फंस जाते थे। फिर दूसरा है यहाँ पर बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने, ठीक है, सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसानों, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, लेकिन यहाँ पर किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। तो यहाँ पर इसके कारण आप देखो वो अपनी भी खेती नहीं कर पाता था, अपने जो खाना था, अनाज था, वो भी नहीं उगा पाता था। फिर यहाँ पर आप प्रश्न 7 देखो, किन परिस्थितियों में बंगाल ने नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। ठीक है, जब क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। पहला पॉइंट आप देखो यहाँ पर, पहला यहाँ पर 1 मार्च, ठीक है, 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। दूसरा पॉइंट है, रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही यहाँ पर है बागान मालिकों से के लाठीधारी, ठीक है, गुंडों से डरेंगे, जो उनके गुंडे होते थे, लाठी लेके घूमते थे वो। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और यहाँ पर विस्फोटक यहाँ पर स्थितियों को नियंत्रण करने के कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है यहाँ पर, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील उपभोग यहाँ पर आयोग ने भी यहाँ पर है बागान मालिकों को ज़बरदस्ती यहाँ पर है करने का दोषी माना और उपयोग में जो यहाँ पर आयोग ने किसानों को सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, इस प्रकार बंगाल में क्या हुआ, नील का उत्पादन धाराशायी हो गया, यानी कि समाप्त हो गया धीरे धीरे करके। फिर यहाँ पर है, आइए करके देखें के अंतर्गत प्रश्न 8 है यहाँ पर आपके पास, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें। तो यहाँ पर आप देखो, अफ्रीका से, ठीक है, वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को यहाँ पर है जानने के लिए पहुँचे। पहला यहाँ पर गांधी जी नील उत्पादक किसानों के जो विरोध का अपना समर्थन दिया, जो उनका विरोध था उसको गांधी जी ने भी समर्थन किया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बंगाल मालिकों के विरुद्ध था। तीसरा पॉइंट है, सरकार ने यहाँ पर दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा है, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक जो किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। फिर यहाँ पर हम प्रश्न 9 देखते हैं, भारत के शुरुआती चाय, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी जो बागानों का इतिहास देखें, जो भारत के शुरुआती चाय और कॉफ़ी के बागान थे उनका इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मज़दूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में क्या समानताएं या फ़र्क हैं। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखो, पहला यहाँ पर चाय और कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मज़दूरों के जीवन में समानताएँ व अंतर। पहला यहाँ पर चाय बागानों में मज़दूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा है, चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय यहाँ पर अधिक काम होता था। तीसरा यहाँ पर, चाय या कॉफ़ी बागानों से जो मज़दूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। आप सिंपली क्या करें, क्लास लिखें, चैप्टर का नेम लिखें, बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न मास्टर जी के चैनल में भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।